नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये फेस्टी ऑल इंडिया फेस्टी 27 का पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन तो यानी 25 क्वेश्चन मैं करूंगा और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन शिल्पा मैम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, हिंदी में पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन आप लोग को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या कि कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहिए आप लोग, अपने मंजिल को आप लोग जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 51 क्वेश्चन की। देखिए, तो 51 क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहले कथन की बात करें, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये दिया हुआ आपका कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें हम लोग, तो देखिए आपका अब यहां पे बात समझने वाली बात क्या है कि अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें हम लोग तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, m+2/m का मान ऋणात्मक -3.40 वोल्ट है। कॉपर की बात करेंगे तो देखो भैया, कॉपर की बात करें तो कॉपर Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिफ्ट क्या हो जाएगा आपका, Cu में चेंज हो जाएगा। तो भैया याद रखना, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा है तो निगेटिव नहीं होता है। जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वहां पे क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करते हैं नीचे वाले तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये तो भैया गलत हो गया। क्या लिखा है, कॉपर ठोस कॉपर के कण ऊष्मा का मान उच्च होता है जबकि Cu+2 के जलयोजन ऊष्मा का मान निम्न होता है। तो भैया बताओ ये सही है या गलत है? ये तो आपका क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका, ये अगर सही है तो यहाँ पे देख सकते हैं कथन फर्स्ट क्या होगा आपका गलत हो गया और कथन सेकेंड क्या हो गया आपका सही हो गया। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या 52 क्वेश्चन का। देखिए 52 क्वेश्चन दिया, दो कॉलम दिए गए, पूछ रहा है सही मिलान पर विकल्प बनाइए। क्या होगा भैया, देखो आप यहाँ पे सही मिलान की बात कर रहे हैं हम लोग जा रहे हैं तो XeF6 है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे XeF6 मतलब क्या, 6 क्या है, बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर होगा। जब 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3d3 हो जाएगा। और अगर sp3d3 में अगर एक लोन पेयर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत अष्टफलकीय बोलते हैं, विकृत अष्टफलकीय बोलेंगे। तो भैया ये तो आपका इसका यही आंसर सही होगा। आइए सेकेंड की बात करें, XeO3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। मतलब क्या, इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। तो क्या बोलेंगे, 3 कब होगा आपका, 3 डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा और एक लोन पेयर होगा तो कैसा दिखेगा आपका, पिरामिडल शेप दिखेगा भैया। ठीक है, यहाँ Xe तो देखो मिला लो आप, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का थर्ड, और कहीं दिया ही नहीं है तो यही आपका क्या होगा, आपका 52 का फर्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 53 की बात करें। देखो क्या दिया हुआ है, ये भी का कथन और कारण की बात किया गया है। पूछ रहा है क्या होना चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ है, संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। जो भी आपके क्या संक्रमण धातु मतलब क्या, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं आपके, उत्प्रेरक अच्छे होते हैं। तो सही बात है। चलिए, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में V2O5 प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखो भैया, संपर्क विधि बोलेंगे, कांटेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम कैटलिस्ट का हम लोग क्या करते हैं, कार्य करता है। तो बताओ यहाँ पे कथन और कारण की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, कथन और कारण दोनों सही है और क्या होगा आपका, कारण कथन का सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। देखिए ये अच्छे उत्प्रेरक है, मतलब लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दोनों बातें तो सही हैं
ऐसा नहीं सही नहीं है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये संक्रमण पदार्थ की बात किया गया है, यहाँ ये दूसरी बात किया गया है। तो मतलब कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है, सही दोनों है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 53 का फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 54 क्वेश्चन की। देखिए यदि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया कथन फर्स्ट, लेंथेनाइड की तुलना में एटिनाइड कम अस्थायित्व के जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। लेंथेनाइड की तुलना में एटिनाइड कम अस्थायित्व, बताइए, कम अस्थायित्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। बताइए सही है या गलत है, जल्दी बोलिए आप लोग, बताइए। गलत हो जाएगा। क्या होगा, लेंथेनाइड की तुलना में एटिनाइड कम अस्थायी नहीं अधिक अस्थायी होगा। क्या होगा आपका, अधिक अस्थायी होते हैं। ये तो भैया क्या होगा आपका, गलत हो गया। आओ भैया कथन सेकेंड, एटिनाइड बंध निर्माण में 5F कक्षक और 6D कक्षक प्रयुक्त करते हैं, एकदम सही है। जबकि लेंथेनाइड 4F कक्षक का उपयोग बंध बनाने में नहीं करता, नहीं करता है, करता है, ठीक ना। तो क्या होगा आपका, यहां बताइए, ये तो आपका गलत हो गया, लेकिन 4F कक्षक बंध बनाने में नहीं करता है। देखो लेंथेनाइड की बात करेंगे तो देखो यहां तक क्या बोलेंगे, एटिनाइड बंध निर्माण में 5F कक्षक और 6D कक्षक प्रयुक्त होते हैं। बताओ सही है गलत है, ये तो भैया एकदम सही है। लेकिन यहां अगर बात करें हम लोग तो देखो क्या लिखा, जबकि लेंथेनाइड की बात करेंगे तो 4F कक्षक बंध बनाने में, लेंथेनाइड की बात करेंगे तो 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलेंगे 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। तो भैया यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए आप लोग कि 54 का आंसर क्या होगा, तो 54 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप लोग, 54 का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए कथन फर्स्ट तो एकदम गलत हो गया, कथन सेकंड क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो यहां क्या होगा आपका, ठीक है। आइए बात करते हैं 55 का, जो क्या दिया हुआ है, उस विलयन का हिमांक क्या होगा, हिमांक पूछ रहा आपसे, जिसमें HBr का 8.1 ग्राम घुला है। 100 ग्राम जल में यदि अम्ल 90% आयनित होता है तथा है, जल का केबी दिया हुआ आपका है 1.86 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, यहाँ पे HBr को अगर हम लोग डिसोसिएट कर दें तो देखो भैया, अगर हम लोग HBr को डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, H प्लस आयन प्लस क्या बन जाएगा आपका, Br माइनस आयन बन जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें T इज इक्वल टू 0 पे, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर क्या हो जाए आपका, अल्फा हो जाए, तो कुछ डिसोसिएट होगा रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अल्फा आपका बनेगा, ठीक। और अगर यही बोल दिया जाए क्या आपसे, टोटल इसका आयनाइजेशन की बात किया, टोटल मोल की बात कर दें, तो टोटल मोल या आई की बात करें, टोटल मोल, तो क्या होगा आपका 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे अल्फा होना चाहिए ना, वन माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो काट जाएगा इसे, तो बन जाएगा क्या, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल आई की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा आपका, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा। तो देखो भैया 1 प्लस अल्फा, चलो ठीक। अब देखो भैया यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या, डेल्टा टी एफ, देखो तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू स्मॉल एम इंटू क्या होता है, के एफ, ठीक। अब देखो भैया एम क्या होता है, मोलरिटी होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या बोलेंगे, इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो देखो भैया आई की वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं,
आई की बात किया जाए तो क्या रखें हम लोग, तो देखो क्या होगा आपका, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो देखो 8.1। अच्छा आई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ देखो 1 प्लस अल्फा की बात किया जा रहा है, किसकी बात कर रहा है, 1 प्लस अल्फा की बात करते हैं हम लोग। तो 1 प्लस अल्फा, पहले हम लोग अल्फा निकाल लें, आई की वैल्यू निकाल लें। तो आई की बात करेंगे हम लोग यहीं पे, तो क्या होगा आपका, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहीं पे समझेंगे हम लोग क्या, कि अगर 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस अल्फा की बात किया जाए तो यहाँ पे देखो 90%, यदि अम्ल 100 ग्राम में 90 है तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका 0 पॉइंट, बताओ 100 ग्राम में 90 है तो क्या होगा, आप 90% की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 0.9 हो जाएगा। और 0.9 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे 1 प्लस 0.9 क्या होगा आपका 1.9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेंगे हम लोग, सबसे पहले छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए अगर आप मोल यहाँ पे इसको आएगी वैल्यू छोड़िए, अभी यम की बात करें तो वेट ऑफ सल्यूट तो 8.1 और HBr का मोलर मास कितना होता है, HBr का मोलर मास कितना होता है 81 हो जाएगा आपका। तो 81 इंटू देखो Kb की वैल्यू बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, जल का विलयन में हिमांक क्या होगा, तो सही है डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू एम इंटू क्या होगा आपका KF हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, Kb की वैल्यू बात करेंगे तो डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू एम इंटू क्या होगा आपका Kb हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि Kb की वैल्यू दिया हुआ, तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ ए वाला न लगा के हम ये लगा दें, डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा आपका Kb, क्योंकि देखो Kb की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 8.1 अपान 81 इंटू Kb की वैल्यू 1.86। और बताओ यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी बताइए, I की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए यहाँ पे 90% है, मतलब क्या होगा आपका 1 प्लस अल्फा 90%, तो 1 प्लस 0.9 कितना होगा 1.9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दीजिए 1.9 कर दीजिए। ठीक, अब आ जाओ भैया तो निकाल लीजिए। अब यहाँ पे आंसर आप निकाल सकते हैं, क्या होगा, इसे काट दीजिए तो क्या होगा आपका 1.9 इंटू 0.1 इंटू क्या करेंगे 1.86, 19 का इसमें कर दीजिए आप। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 19 गुणे 6 कर देंगे, 19 गुणे 1.86 कर दीजिए। तो यहाँ पे जब जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, क्या आएगी आपकी, बताइए जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3.53 डिग्री सेल्सियस आएगा। लेकिन क्या निकला है, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकला है। ठीक, अब देखो भैया यहाँ पे बात करना है, हमको क्या निकालना है, क्या टीबी की वैल्यू निकालना है। तो क्या हिमांक में अवनमन देखो लिखा हुआ, उस विलयन का हिमांक क्या होगा, तो बताओ हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा आपका टीबी नॉट माइनस क्या होगा टीएस, जानते कि नहीं जानते आप लोग, क्या होगा आपका टीबी नॉट माइनस टीबी। अच्छा अब यहाँ पे देखो टीबी नॉट की वैल्यू क्या होगा 0 और टीबी की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, टीबी की वैल्यू अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है और इसकी वैल्यू कितना दिया है आपका है 3.53 दिया हुआ है। तो टीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3.53 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। भैया थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 56 की। देखो भैया अगर 56 की बात करें अगर हम लोग तो देखो क्या होगा आपका 56 में क्या लिखा हुआ है, जब धातु के लवण x y तथा z का विद्युत अपघटन समान स्थिति तथा समान विद्युत धारा की उपस्थिति में किया जाता है तो इतने ग्राम और इतने ग्राम कैथोड पर जमा होते हैं। यदि x y तथा z का परमाणु भार A दिया हुआ है तो x y z संयोजकता का अनुपात क्या होगा, संयोजकता का अनुपात पूछा है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट मतलब परमाणु भार, मॉलिक्यूलर वेट अपान बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
ठीक। अब भैया यहाँ पे बात तो ये निकल गई आपकी। अब क्या दिया है, एक्स, देखो विद्युत अपहरण कराया है तो यहाँ पे ए वैल्यू दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात किया जाए तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपना बैलेंसिंग फैक्टर होता है। लेकिन एक पॉइंट इसको और हमको जानना है क्या, कि अगर मॉलिक्यूलर यहाँ पे बोले हम लोग तो देखो वेट अपान यहाँ क्या परमाणु भार दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालें, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम लोग यहाँ बोले यहाँ एक्स, यहाँ पे वाई और हम लोग जेड की बात करें, तो अगर एक्स की बात करें तो मास ऑफ वेट कितना दिया है 4.2 और इसका परमाणु भार कितना दिया है 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली क्या है, वॉल्यूम देखो यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या करें हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग, इनटू डिवाइड बाई क्या करेंगे वी एक्स, वॉल्यूम क्या लीटर में लेंगे वी एक्स हो गया, इज इक्वल टू वाई की बात करें हम लोग तो देखो भैया वाई क्या कितना दिया है 5.4 अपान कितना दिया है 27 डिवाइड बाई वी वाई दे देगा, इज इक्वल टू 19.2 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई वी जेड। अब इसको काट दीजिए 7 से, 7 छके 42 0.6, मतलब क्या बोलेंगे 0.6 वी एक्स इज इक्वल टू 27 दूना 54 0.2 वी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको से काट दीजिए 36 18 तो क्या होगा आपका 19.2 तो क्या होगा 0.3 वी जेड हो जाएगा। अब हमको रेशियो निकालना है, कैसे, अब देखो तीनों तो अलग अलग वैल्यू आ गए। अब हम लोग ऐसे लिख दें इसको वी एक्स अपान वी वाई, क्या होगा आपका वी एक्स अपान वी वाई की बात करते हैं तो 0.2 अपान 0.6 तो कितना आएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पे वी एक्स अपान वी जेड की बात करें तो वी एक्स अपान वी जेड, तो वी एक्स अपान वी जेड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका वी एक्स कितना दिया है आपका 0.3 अपान 0. क्या होगा आपका 6 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू तो क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे 1 ही 1 हो रहा है और यहाँ पे y/z कर लीजिए, वी y/z कर दीजिए, ऐसे लिखे हम लोग वी वाई अपान वी जेड की बात करें तो वी वाई जेड 0.3 अपान 0.2 तो कितना आएगा आपका 3/2 हो गया। कहने का सेंस ये हुआ कि वी वाई की वैल्यू कितना आपका यहाँ पे देखो दिया हुआ है 3 है तो 3 हो गया आपका। अच्छा, अब पूछ रहा क्या x यहाँ पे रेशियो y और रेशियो z की वैल्यू क्या होगा, तो देखो भैया x की वैल्यू क्या दे दिया है 1, y की वैल्यू क्या दे दिया है 3 और z की वैल्यू क्या दे दिया है देखो यहाँ पे 2, तो क्या होगा आपका 1:3:2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भैया अब हम लोग बात करते हैं क्या 57 की, तो क्या दिया नीचे दिए गए एमीन्स को उसके घटते हुए केबी का मान के क्रम में व्यवस्थित करें। देखो साहब करना क्या है, केबी हम लोग पी के बी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है के बी, इसका मतलब जिसका पी के बी जितना ज़्यादा उसका के बी की वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। और दूसरी बात जान लीजिए एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है किससे, एलिफैटिक एमीन से। मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि एलिफैटिक एमीन की क्या बोलेंगे पी के बी जितना ज़्यादा उसका के बी उतना क्या होगा आपका कम हो जाएगा। मतलब एलिफैटिक एमीन की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन है, एलिफैटिक ये 1 डिग्री एमीन है। तो बताओ यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है एरोमेटिक एमीन है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन। तो 2 डिग्री एमीन की पूछा जाए पी के बी जितना ज़्यादा उसका के बी उतना कम। तो देख लो आप 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यही लिखा हुआ है। तो बस यही आपका क्या होगा, आपका सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा।
ओ सॉरी, देखिए 6 अब 2 डिग्री एमीन, यहाँ 1 डिग्री एमीन। तो देखो भैया यहाँ पे क्या है, एमीन है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे क्या लग गया, CH3 प्लस लग गया। तो क्या होगा आपका, ये नहीं, क्या होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो भैया आगे बात करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, TA और TB का आयनिक त्रिज्या समान होती है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड। तो क्या होगा, लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु आकार क्या होता है आपका, घटता है। ठीक, तो बताओ यहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, TA और TB का आयनिक त्रिज्या समान होती है, क्योंकि क्या बोलेंगे, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड संकुचन की बात करेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, क्या होंगे आपके, सही होंगे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड क्या होंगे, दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ भैया, दिया गया है फर्स्ट से थर्ड के बीच सही कथन है, संयोजी बंध सिद्धांत संक्रमण धातु द्वारा प्रदर्शित रंग की व्याख्या नहीं करता है। संयोजी बंध सिद्धांत, ठीक, संक्रमण धातु द्वारा प्रदर्शित रंग की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सही है। संयोजी बंध सिद्धांत मात्रात्मक रूप से संक्रमण धातु संकरों के अनुचुंबकीय गुणों की भविष्यवाणी करता है। मात्रात्मक थोड़ी करता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। संयोजी बंध सिद्धांत दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड के रूप में अलग अलग नहीं कर सकता है। तो क्या होगा आपका, ये तो एकदम सही है। तो क्या होगा आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड की बात किया गया, कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सही होगा, तो आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा आपका, बताइए। फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, केवल यही दोनों क्या होंगे आपके, सही होंगे। ठीक है, चल नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए को कथन बी के साथ मिलाना है। पूछा गया क्या, कथन ए मैग्नेट आयन हरा और एवं प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि पर मैग्नेट आयन बैगनी एवं अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। बताइए सही है या गलत है, जल्दी बोलिए आप लोग आंसर बताइए। देखिए मैग्नेट आयन की बात करेंगे तो बताइए आप, क्या होता है, हरा तो होता है लेकिन प्रति होता है कि अणु होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अनुचुंबकीय होता है। जबकि पर मैग्नेट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, MnO4 माइनस की बात करेंगे तो मैग्नीज पे प्लस का 7 आ जाएगा, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अणु नहीं होगा, क्या होगा आपका, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या होगा आपका, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ये तो भैया गलत हो गया। MnO4-2 आयन में एक अनुचुंबकीय, मतलब देखो जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला होगा प्लस का 6, तो क्या होगा आपका एक अनुचुंबकीय, ये तो सही है। जबकि MnO4- में प्लस का 7 आ जाएगा। आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एक तो में भी एकदम सही है। मतलब क्या बोलेंगे, कथन फर्स्ट तो क्या होगा गलत, लेकिन कथन सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बोलिए, तो यहां पे क्या होगा आपका, कथन फर्स्ट असत्य, लेकिन कारण क्या होगा आपका, सत्य है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बोलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित ब्रोमाइडों, ये दिया हुआ है, SN1 की क्रियाशीलता का सही क्रम है, याद रखिएगा। SN1 की क्रियाशीलता की बात करेंगे तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। ठीक, आ जाओ भैया, यहाँ देखें तो यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ इनको ब्रेक करेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ इनको ब्रेक करेंगे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन भैया यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा, और अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किससे, 2 डिग्री और 1 डिग्री से। तो देखो भैया यहाँ पे भी 2 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस भी आ गया, तो B के बाद C के बाद क्या आ जाएगा आपका 1 डिग्री, तो क्या होगा BCA। तो फिर 61 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आओ भैया। यदि संकर
CrCl3H2O का अनुचुंबकीय गुण 3.83 बोर मैग्नेटान है, तो इस संकर का CsFe मान क्या होना चाहिए। देखो अगर इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएं तो CrH2O यहाँ क्या हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा आपका Cl3 हो जाएगा। जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ बोलेंगे तो क्या होगा आपका 3D3 हो जाएगा और क्या होगा आपका 4s 0 हो जाएगा। मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे क्या है वीक लिगेंड है और यहाँ पे क्या हेक्साडेंटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ बात करेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और 3। तो जब इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा आपका माइनस का 0.4 और यहाँ पे क्या होगा आपका, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा प्लस का 0.6 हो जाएगा। तो देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में है, तो क्या करेंगे हम लोग, पूछेंगे क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा माइनस का 0.4 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं, तो कितना का माइनस का 1.2 आ जाएगा। तो आंसर देख सकते हैं -1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे आप D2sp3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 63 की बात करें। देखा दिया हुआ अभिक्रिया X उत्पाद Y प्रथम कोट गतिकी का अनुसरण करती है। 40 मिनट में X की सांद्रता 0.1 से 0.025 मोलरिटी हो जाती है। जब X की सांद्रता 0.1 मोलरिटी होगी तो अभिक्रिया की दर होगी। ठीक है, चलो भैया जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए। देखो भैया अगर आपसे पूछा क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात किया गया, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग क्या होगा आपका बताइए A नॉट अपान A हो जाएगा। ये तो होता ही होता है। तो बताओ भैया, देखो सांद्रता, अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखो भैया क्या हो जाएगा आपका 2.303 अपान 40 लॉग A नॉट क्या दिया है 0.1 अपान क्या होगा आपका 0.025। और अगर इसकी हम लोग बात करें तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 100 अपान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आएगा 4, इसको कर सकते हैं 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.303 अपान 40 इंटू 2 log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो क्या होगा 2.303 अपान 40 इंटू 2 इंटू 0.30 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 3 और 2 5 है, तो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो 3 दूना 6, तो क्या 2.303 इंटू 0.60 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 40। तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 3 2 5 मतलब 4 का अगर कर दें हम लोग तो क्या होगा आपका यहाँ पे 2.3 रहेगा आपका। तो यहाँ मतलब क्या होगा 2 और 2 यहाँ से ले लीजिए 4, तो क्या होगा आपका 23.03 इंटू 60 यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻⁴ और क्या लिख दें हम लोग क्या 40 लिख दें। इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, काट दीजिए इसको इससे, तो क्या होगा आपका यहाँ पे इसको काट दीजिए तो क्या होगा आपका 4 के नाम 4 और 2 बचेगा 4 5 20 15 का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 15 3 45, तो क्या होगा 45। अब देखो 15 3 45 को 5 4 15 दूना 30 4 कितना हो जाएगा आपका 34। अब देखो 2 और 1 3 मतलब क्या होगा दशमलव कहाँ लग जाएगा यहाँ पे 34 हो जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं क्या इसको अब देखेंगे तो क्या होगा आपका 34, अब 2 और 1 3 तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 34। तो मतलब कहने का सेंस ये हो गया कि जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या वैल्यू आपकी आएगी, देखिए आपका आएगा क्या 3.04, क्या आ जाएगा आपका
क्या आ जाएगा, देखिए 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या आ जाएगा आपका, मोल पर मिनट। ठीक है ना, देख लीजिए, मिला लीजिए, 3.47 ही आएगा आपका। तो क्या होगा, 63 का थर्ड आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब भैया बात करते हैं 64 की। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 मोल सममित एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराने पर 2 मोल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। तो देखो क्या पूछ रहा है आपसे, का जिसका अणुभार 58 U है, एल्कीन कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें देख लीजिए एल्कीन कौन सा होगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा तो यहां देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन 1 इन, तो आप ऐसे लिख दें, क्या यह 2,2 डाई मिथाइल ऐसे बोल दें, या ब्यूटेन मेथिल ब्यूटेन 1, तो ब्यूटेन 1 क्या होता है, ठीक, इन बोल दे ब्यूटेन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हेक्सीन की बात करें हम लोग तो हेक्सीन 2, मतलब क्या करें हम लोग, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें हेक्सीन, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ जोड़ दीजिए, यहाँ ओ जोड़ दीजिए। 3 हेक्सीन की बात करें, देखो भैया अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाइए। यहाँ अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे, अगर इसकी O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ O, यहाँ पे O जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा आपका CHO हो जाएगा। इसके 2 मोल बन जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसका U अणुभार कितना होगा, देखो यहाँ पे 3 2 5 1 6, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6 हो गया। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 12 36 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16, जोड़ लीजिए, 6 6 12 6 18, 1 3 4 1 5, 58 U हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, हेक्स 3 इन। ठीक है ना, चलिए आइए भैया बात करते हैं क्या, 65 अभिक्रिया A+2B उत्पाद की दर A दिया हुआ है। यदि A अधिक मात्रा में है तो पूछ रहा है अभिक्रिया की कोट क्या होगी, दर क्या होगी। अगर A अधिक मात्रा में है तो यहाँ पे क्या जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो यहाँ पे जो दर होगा वही क्या होगा, तो दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसमें क्या होगा 1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 1, मतलब क्या बोलेंगे, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 प्रोपाइल बेंजीन प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर देता है। प्रोपाइल बेंजीन, आओ भैया देखो, प्रोपाइल बेंजीन की बात करें अगर हम लोग तो यही देखिए लिखा हुआ है आपका प्रोपाइल बेंजीन CH2 CH2 CH3। अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं Br2/HNO सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है आपका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 2 डिग्री एल्किल निकलेगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन तो 1 डिग्री एल्किल निकलेगा, नहीं बेंजाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल यहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होता है, मोर स्टेबल देन अदर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे आपका जो बनेगा कंपाउंड यहाँ बनेगा CH2 और क्या होगा आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ क्या जोड़ जाएगा आपका Br। तो यही आपका कंपाउंड बनेगा जो मोर स्टेबल होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा बनेगा आपका, यही आपका बनेगा। ये क्या बन जाएगा आपका मेजर, ठीक, और ये क्या बन जाएगा आपका माइनर। ठीक है ना, चलिए कार्बोनिल समूह को चक्रीय कीटल बनाने के लिए कौन सा एल्कोहल प्रयोग करते हैं। कार्बोनिल समूह को चक्रीय कीटल बनाना है, ठीक। तो देखो भैया अगर ग्लाइकॉल की बात करें तो CH2OH CH2OH, ठीक। अब देखो ग्लाइकॉल कीटल के लिए कम से कम 2 OH होना चाहिए, ठीक ना। तो देखो यहीं से बन जाएगा आपका, यहाँ से क्या करेंगे OH और यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा चक्रीय कीटल तो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो भैया देखो यहीं से तो बन जाएगा, ग्लाइकॉल से ही बन जाएगा। एथेनॉल की बात करेंगे 1 OH है तो यहाँ तो बनेगा नहीं। कौन का 3 डाई मेथिल
1,3 प्रोपेन डाई एमीन, तो एमीन से तो बनेगा ही नहीं। ग्लिसरॉल में 3 OH है, इसमें बनेगा ही नहीं, तो किससे बनेगा आपका? फर्स्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए पूछा गया क्या 68, अभिक्रिया A + B गिव्स C + D के लिए समान स्थिरांक का मान 100 है। यदि A + B + C और D में प्रत्येक की प्रारंभिक सांद्रता क्या 1 मोलरिटी हो तो उत्पाद D की साम्य सांद्रता मोल पर लीटर में होगी। तो बताओ भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या करें हम लोग A + B गिव्स C + D। अगर t = 0 पे क्या मान लिया, देखो सामने को देखो क्या दिया है, देखो प्रारंभिक सांद्रता सबकी 1 है, 1 1 1 1 सबकी 1 से मान लिया गया। इसका मतलब अगर हम लोग K इक्विलिब्रियम निकालेंगे, K इक्विलिब्रियम K क्या हो जाएगा आपका QC के बराबर हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा आपका, कहाँ जा रही रिएक्शन, फॉरवर्ड में जाएगी। इसका मतलब K अगर QC के बराबर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे K QC 1 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, तो अगर हम लोग मान लीजिए T = 1 मान ले, और क्या इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग मान ले यहीं पे, यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल दें यहीं पे कि T = इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग क्या मान लें, x मान लें, तो यहाँ क्या होगा 1 - x, यहाँ क्या हो जाएगा 1 - x, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 + x, यहाँ D की बात करेंगे तो क्या दिया आपका, देखो के लिए साम्य स्थिरांक Kc की वैल्यू दे रहा है आपसे। अगर Kc की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर Kc की वैल्यू 1 हो गया, क्या जाने हम लोग, अगर Kc की वैल्यू 1 हो गया, तो अगर 1 हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, बताइए। अगर Kc की वैल्यू 1 हुआ तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका। लेकिन यहाँ पे देखिए साम्य स्थिरांक, यहाँ देखिए इसकी बात करें हम लोग तो देखो C और D, तो क्या होगा आपका ABCD में D क्या पूछा है, साम्य में क्या होगा, तो देखो भैया 1 + x, तो देखो भैया यहाँ क्या है 1 - x 1 - x 1 + x 1 + x, तो ऐसे Kc = लिख दिया हम लोग क्या 1 + x का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ Kc की वैल्यू कितना दिया है 100 = यहाँ देखिए 1 + x का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या हटाएं स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 1 - x = 1 + x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 - 10x = 1 + x। इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो 9 = क्या हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा। और x = कितना हो जाएगा आपका 9/11, तो कितना आएगा आपका 11 9 देखो 11/88 0.8 हो जाएगा। x वैल्यू कितना आ गया आपका 1.8, और d की कितनी वैल्यू दिया हुआ है 1 + x, तो यहीं पे जोड़ दीजिए 1 + x की वैल्यू कितना दिया है आपका 1 प्लस लिख देंगे 0.8, तो कितना आ जाएगा 1.8 हो जाएगा आपका। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आएगा आपका 1.8 हो जाएगा। तो देखो आप कौन सा दिया आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 69 का। जो क्या दिया होगा, पूछा है सी क्या बनेगा, सी क्या बन रहा भैया। देखो टालविन की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे KMnO4 के साथ, तो KMnO4 का स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो टालविन की बात करेंगे तो यहाँ टालविन का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे बेंजीन में आपका जोड़ दीजिए क्या ऊपर CH3, इसको बोलते हैं टालविन। तो किस में चेंज कर देगा, सीधे किस में चेंज कर देगा COOH में, बेंजोइक एसिड में। और जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका OH यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा COCl, एसिड क्लोराइड हो जाएगा। और जब यहाँ पे H2PDBSF4 की बात करेंगे, ये क्या होता है रोजन-मोल्ड रिडक्शन होता है, तो COCl को किस में चेंज कर देगा आपका CHO में, तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो क्या बनेगा आपका CHO, जिसको बोलते हैं
बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो देख लीजिए आप कौन सा आंसर होगा आपका, 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 70। जो क्या दिया पूछा, ए और सी हैं क्या हैं, समान है, स्थिति समावयवी है, क्रियात्मक समावयवी है, प्रकाशिक समावयवी है। आइए CH3CHO मतलब बोलेंगे क्या, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराएंगे और हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या करें हम लोग ऐसे लिखें CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग H। जब इसकी हम लोग क्या करेंगे CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ये बॉन्ड इधर टूटेगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका, यहाँ प्लस सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा आपका निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा प्लस। तो देखो भैया क्या जुड़ जाएगा आपका, इसके साथ का मेथिल जुड़ जाएगा। तो CH3C यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3C, यहाँ जोड़ दीजिए क्या आपका CH3, यहाँ पे H ही है और क्या होगा आपका O MgBr हो जाएगा। और जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके साथ, H3O प्लस के साथ, तो क्या होगा आपका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या होगा आपका OH, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा आप देखो 1 2 3, इसका नाम क्या बोलेंगे प्रोपेन टू आल, क्या बोल देंगे प्रोपेन टू आल हो जाएगा। अब भैया जब इसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर जब इसको हीट करेंगे तो यहीं पे भैया ये बात याद रखना आप लोग, यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ और इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा प्रोपीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। और साहब जब इसका हम लोग क्या कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या लिखा हम लोगों ने हाइड्रो लिखा हुआ है HYDRO हाइड्रोबोरेशन। और जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये फिर क्या होगा आपका बॉन्ड टूट जाएगा और फिर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 और क्या बन जाएगा आपका OH, प्रोपेनाल हो जाएगा। क्या बोलेंगे प्रोपेनाल, प्रोपेन 1 आल हो जाएगा। ऐसे लिखिए प्रोपेन 1 आल हो जाएगा, या बोलेंगे प्रोपेनाल। तो देखो भैया यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन OH का क्या हो रहा है आपका चेंज हो जा रहा है, यहाँ पहले कार्बन पे है दूसरे कार्बन पे है। तो क्या बोलेंगे इसी को हम लोग स्थान समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्थान समावयवी। इसका मतलब सर जान लीजिए आप लोग, पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होता है जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्थान समावयवी बोलते हैं। और क्या बोलेंगे हिंदी में इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए 71 जो का लिखा हुआ आपका काल्पनिक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक k का मान दिए गए हैं, ये पूछा गया है। A और D के लिए स्थिरांक साम्य स्थिरांक k का मान होगा। तो k किसके लिए बात कर रहा है, A से हम लोग किस में चले जा रहे हैं D में। इसका मतलब सर क्या हुआ k इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू क्या हो जाएगा आपका K3। तो देखो भैया K1 की वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है 72 की बात करें क्या लिखा आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखो 40 ml आप 0.1 मोलरिटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को 20 ml 0.1 मोलरिटी HCl में मिलाया जाता है, मिश्रण का pH क्या होगा। जहाँ पे Kb की वैल्यू दिया हुआ है दिया हुआ है। ठीक, आओ भैया यहाँ क्या दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और दूसरा क्या दिया आपका है HCl। जब इसको भैया हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका H2। ये किसकी तरह काम कर रहा है बफर की तरह काम कर रहा है। ये क्या है वीक बेस है, ये क्या है स्ट्रांग एसिड है। अब देखो यहाँ पे कितना दिया है 40
इंटू 0.1, तो क्या होगा आपका 4, क्या होगा आपका मिलीलीटर। यहाँ देखिए 20 इंटू 0.1 कितना आएगा आपका 2 मिलीलीटर। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखो भैया यहाँ का अगर बात करें हम लोग 40 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा अब देखो ये जो साल्ट जो बनेगा बताओ ये कितना बनेगा, जल्दी बोलिए आप लोग। जो ये साल्ट हमारा बनेगा वो कितना बनेगा बताइए भैया। देखिए जितना ये खर्च होगा उतना ये बनेगा, तो मतलब क्या इतना 2 खर्च हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोले 4 - 2 कर दीजिए, 4 - 2 मतलब 2 यहाँ पे बनेगा, तो खर्च कितना होगा 2। मतलब क्या जो ये हमारा साल्ट बन रहा है दोनों की वैल्यू क्या है बराबर हो रही है। इसका मतलब आप जान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा KB की वैल्यू, तो क्या होता है POH इज इक्वल टू क्या होगा आपका PKB प्लस लॉग साल्ट अपान बेस, क्या होगा आपका साल्ट अपान बेस हो जाएगा भैया। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना दिया है, ऐसे लिख दें 4.74 प्लस लॉग साल्ट की वैल्यू कितना दिया है 2, बेस की वैल्यू कितना दिया है वहाँ पे देखो 2, ठीक, तो कट जाएगा 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ देखो 4.7, इस वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, तो 4.74 के क्या दिया है POH की वैल्यू हम निकाल लें। pH की वैल्यू हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू क्या होता है 14 - POH, तो क्या होगा 14 - 4.74, तो pH इज इक्वल टू कितना होगा 9.26 हो जाएगा। तो कौन सा होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं 73 की। देखो क्या दिया हुआ है 10 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब यूरिया का विलयन एक 5% अवाष्पशील विलेय के विलयन से समपरासरी है। अवाष्पशील विलेय का अणुभार क्या होगा, पूछ रहा है क्या होगा। आओ भैया ये है यूरिया और ये है अवाष्पशील विलेय, तो यूरिया कितना दिया है 10 ग्राम, ठीक, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो कितना दिया है आपका 60 दिया हुआ है, तो ये ग्राम दिया है, ये अनुभार है। यहाँ 5% मतलब क्या बोलेंगे 5 ग्राम 100 ml प्रेजेंट है, मतलब 5 ग्राम क्या होगा आपका 100 मिलीलीटर में प्रेजेंट है। अगर इसको लीटर में चेंज करना चाहें तो 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हम लोग देखें I इंटू सी किसके लिए I इंटू सी, ये क्या है यूरिया है और ये क्या है अवाष्पशील विलेय है। नॉन वोलाटाइल क्या है आपका सल्यूट है, ठीक। अब देखो यहाँ पे I इंटू सी, यूरिया का बताओ 1 टाइम फैक्टर क्या होगा, कितना बताइए कितना होगा आपका यूरिया का 1 टाइम फैक्टर वैल्यू, बोलो भैया। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा आपका 1 टाइम फैक्टर वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1/60, ठीक, इज इक्वल टू 5 अपान क्या होगा आपका 5 अपान, देखो अच्छा 5 इंटू क्या करेंगे हम लोग, इसका मोलर मास आपसे पूछ रहा है, इंटू 10 कर दीजिए। तो मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे 5×50, देखो 5×50 और 60, लेकिन यहाँ पे कितना 10 ग्राम दिया हुआ है। देखो I इंटू आई की वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ 50 × 6 कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका 300 हो जाएगा, और 300 क्या होगा आपका ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा आपका यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, बोलिए। चलिए आओ भैया बात करें 74 का, n + l इज इक्वल टू 5 के सभी कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब क्या n + l की वैल्यू अगर 5 है तो हम ऐसे लिखें, अगर l की वैल्यू अगर हम लोग 0 लिख दें, l की वैल्यू 1 लिख दें, l की वैल्यू अगर हम लोग 2 लिख दें भैया, देखो
देखो अगर यल की वैल्यू मतलब क्या 5 + 0 कितना आ जाएगा 5, अच्छा 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 2 + 3 कितना आएगा 5। लेकिन 3 का मतलब क्या हुआ, यल की वैल्यू अगर 3 लिखेंगे ये किसके लिए होता है, एस सब सेल के लिए, ये होता है पी सब सेल के लिए, ये क्या होता है डी सब सेल के लिए, ये क्या होगा आपका एफ सब सेल के लिए होता है। 2f मतलब 2 यहाँ पे f तो आपका पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या यहाँ तक पॉसिबल है 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 3d बोल देंगे। यहाँ क्या होगा आपका 4p हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 5s हो जाएगा। और यस सब सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 2, तो हम ऐसे बोलें कि यहाँ पर बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, यहाँ कितने हो जाएंगे p सब सेल में 6 और d सब सेल में कितने हो जाएंगे 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं क्या 75 आयोडोफार्म परीक्षण किसके द्वारा देगा। तो भैया याद रखना आयोडोफार्म बोलेंगे, आयोडोफार्म प्रेसिपिटेट कौन देगा। तो आयोडोफार्म परीक्षण के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि अगर हम ऐसे बोलें CH3C डबल बॉन्ड O, या फिर हम लोग बोलेंगे CH3 यहाँ पर CH और क्या होगा आपका OH, यही दोनों ग्रुप होंगे तो क्या होगा आपका यही आयोडोफार्म टेस्ट देते हैं। तो अगर हम लोग एथेनल की बात करें, एथेनल मतलब क्या बोले हम लोग, एथेनल का मतलब क्या होगा आपका यहीं पे यहाँ ऐसे लिख दें CH3 यहाँ पे CO और यहाँ क्या लिख दें हम लोग H। तो देखो ये ग्रुप है कि नहीं है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा। एथेनॉल मतलब CH3 यहाँ क्या CH3 CH यहाँ हम लोग लिख दें क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 लिख दें और हम लोग क्या OH। तो देखो एथेनॉल अगर तो यहाँ पे क्या CH3 CH2, अगर हम लोग देखो ये तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख दें, अगर यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग CH3 CH2 और क्या लिख दें हम लोग OH। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हो जाएगा पेंटेनोल 2 पेंटेनोल, मतलब ऐसे लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O, अब पेंटेनोल CH2 यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH3 2 पेंटेनोल। देखो यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 2 पेंटेनोल है मतलब यहाँ पे क्या कीटोनिक ग्रुप भी है, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप भी है, मतलब क्या होगा आयोडोफार्म परीक्षण कौन होंगे आपके उपरोक्त तो सभी तीनों दे देंगे, मतलब ए भी दे देगा, ए भी देगा और ए भी देगा। इसका मतलब क्या हुआ 75 का 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो भैया ये रहे हमारे 51 to 75 क्वेश्चन जिसको हमने हिंदी में डिस्कस किए हैं, और इसके आगे आपको क्या बोलेंगे शिल्पा मैम 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के सामने एक पेपर डिस्कशन जिसका नाम है FST टेस्ट नंबर जो हमारा है 27, जिसमें केमिस्ट्री का जो पेपर डिस्कशन है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपके उपेंद्र सर ने करवाए हैं, यानी कि 51 to 75, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं 76 to 100 उनका डिस्कशन मैं करवाने वाली हूं। तो जल्दी से देखते हैं अपना क्वेश्चन 76 क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़ो। 76 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है फ्लोरीन का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है, यानी कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है, तो इनका जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है वो क्या है, क्लोरीन से कम होता है। रीजन क्या है, अगर हम इनके साइज की बात करें तो क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है कंपैरिजन विद फ्लोरीन। अब देखो जब छोटा साइज है,
ठीक है, जब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आ नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगा, अब रीजन क्या है, पूछ रहा है कि कम क्यों होता है। रीजन इज, ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लोरीन के 2p कक्षक का आकार बड़ा होता है। नहीं, अगर हम 2p कक्षक की बात करें तो फ्लोरीन का 2p कक्षक जो होता है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो फ्लोरीन का होता है 9, 1s2 2s2 2p, यहाँ पर कितने आ गए, 4 बचे, कितने यहाँ पर अगर हम देखें 9, ये 5। ठीक, तो इसका जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, 2p का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है कंपैरिजन विद क्लोरीन। क्लियर? अब देखो सेकंड कह रहा है फ्लोरीन परमाणु का आकार सूक्ष्म होता है। बिल्कुल सही, जो फ्लोरीन परमाणु होता है इसका आकार सूक्ष्म होता है, कॉम्पैक्ट होता है, जिस वजह से इसकी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्लोरीन परमाणु का आकार सूक्ष्म होता है, गलत। हमें ऑप्शन नंबर सेकंड मिल गया है जो हमारा राइट है। तो फर्स्ट भी गलत है, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? 76 का सेकंड सभी को क्लियर है। नेक्स्ट 77। अब देखो 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, एक एक कथन पढ़ो। सबसे पहले एक चीज आपने कॉमन पाई होगी, जितने भी तत्व यहाँ पर दे रखे हैं सारे ही हमारे लेंथेनाइड श्रेणी के हैं। ठीक, फर्स्ट वन कह रहा है जो टर्बियम होता है 3+, उसका आयन जो होता है उसका रंग गुलाबी होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका रंग जो होगा वो कैसा होगा, रंगहीन होता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, एनसीईआरटी में भी ये है मेंशन कि इसका जो कलर होता है वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा इनकरेक्ट ये भी हो गया। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लेंथेनम 3+ आयन अनुचुंबकीय होता है। लेंथेनम 3+ का जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, लेंथेनम का बनाओगे फिर 3+ का बनाओगे, तो वहां पर ये अनुचुंबकीय नहीं, कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, जो सीरियम है 4+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 है, बिल्कुल सही। जो इसका F सबशेल होता है उसमें 0 होंगे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद Lu ल्यूटेटियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F14 होता है, इसका 4F14 होता है। ठीक, बाकी के जो शेल्स होते हैं उनमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आ गया? तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, ये दोनों ही हमारे जवाब है, दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है। दोनों ही कथन सत्य नहीं है, बाकी ये कथन सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक लेसेग्ने निष्कर्ष का क्षार तथा फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर रक्त लाल रंग का निर्माण करेगा। कौन सा इसमें से यौगिक होगा? देखो रक्त लाल रंग का बनना यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर की उपस्थिति होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा थायोयूरिया। क्या होगा? थायोयूरिया। FeCl3 की उपस्थिति में ये ब्लड रेड कलर देता है, कौन? लेसेग्ने निष्कर्ष जो आपका बनता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा थायोयूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4N2S। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। डन। तो आंसर क्या हो गया 78 का फोर्थ नंबर, 78 का फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में बंद कोण का सही क्रम बताओ। तो इनके बंद कोण अगर आपको पता है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इनकी संकीर्ण अवस्था देख लो। नहीं भी अगर आपको बंद कोण पता है डायरेक्टली तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर हम BCl3 की बात करें, BCl3 का जो बंद कोण होता है उसका मान होता है 120। ठीक है, 120 डिग्री। PCl3 की अगर हम बात करें तो उसका मान होता है 103 डिग्री। होना चाहिए 109 पर 103 हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो बचा कौन, NH3। ठीक, इसके अलावा और कोई कंपाउंड है? नहीं है। NH3 का तो सबको पता है 107.5। ठीक, अब आप इनको सही क्रम में आप लगा लो। देखो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा 120 डिग्री, फिर होगा 107, फिर क्या आ जाएगा 103।
तो ये क्रम कहां पर बन रहा है, यानी कि ये है BCl3, ये है आपका अमोनिया और ये है PCl3। ठीक, अब इनका अगर आप आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन यहां पर राइट आंसर होगा, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसे नोट डाउन कर लो। इतनी चीजें क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि K3FeCN6 ठीक है 75% वियोजित होता है तो इसके लिए वांट हाफ गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर K3FeCN6 है, ठीक, ये 75% क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो आपको वांट ऑफ के लिए फॉर्मूला पता है, क्या होता है वांट ऑफ के लिए फॉर्मूला, I = 1 + अल्फा n-1, यही तो होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो अल्फा क्या है, 75% वियोजित हो रहा है, तो यहां से 3/4 हम इसका मान रख लेंगे। तो 1 + ये क्या हो गया 3/4, और n क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर n का मान देखेंगे तो 4 हो जाएगा। कैसे, इसको जब आयन में वियोजित करोगे तो 4 मिल रहा होगा आपको। ठीक है, 4 मिल रहा होगा, तो यहाँ पर 4 - 1 कर लोगे। समझ आया इतना, तो ये हो गया 1 + 3/4, 4 - 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 3.25 समथिंग। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 3.25। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन परासरण, किसका परासरण दाब अधिक लगाएगा, यानी कि कौन परासरण दाब अधिक लगाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसे देखें तो सबके ऑप्शन दे रखे, डेसी नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट, डेसी नॉर्मल बेरियम क्लोराइड, डेसी नॉर्मल सोडियम क्लोराइड और डेसी नॉर्मल KCl विलियन। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले पाई = ICRT। ठीक है, अब यहाँ पर जो जितना वियोजित होगा उसका वांट ऑफ फैक्टर उतना ज्यादा होगा। इसका वियोजन देखो, अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट का देखें तो Al3SO4 का होल ट्वाइस, ठीक, और यहाँ पर ये कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। इधर देखोगे बेरियम क्लोराइड ये 3 हो जाएगा, ऐसे ही सोडियम क्लोराइड 2 और KCl भी 2। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट का, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। तो 81 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया इतना। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 pH के 100 ml A को 5 pH के 100 ml B में मिलाने पर विलयन का pH क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है N1V1 + N2V2 और क्या हो जाता है = NV1 + V2। मान रख दो जल्दी से, क्योंकि देखो आपको V1 V2 दे रखा है ऑलरेडी और यहाँ पर pH के मान दे रखे हैं, तो इस पर मिलाने पर जो फाइनल pH आएगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप n निकाल लो, कितना आएगा n, अगर आप मान रखोगे तो यहाँ पर है ये 10⁻³ इसके लिए आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100 दे रखा है, प्लस सेम इसके लिए करोगे 10⁻⁵ बन जाएगा ये, और ये कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है = अब n आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, V1 + V2 कितना हो जाएगा, ऐड करो 200, सॉल्व करो इसे। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कुछ समथिंग, n का जो मान आएगा वो आपको क्या मिलेगा 5.05 × 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट करके देख लो चाहे तो, ये ही आपका आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद pH पूछा है ना, pH पूछा है, उसके बाद यहाँ पर आप pH क्या देखोगे, pH के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है 4 - log। अब log की वैल्यू तो यहाँ पता ही है आपको, log की वैल्यू क्या है 5.50 × 10⁻⁻⁴। तो जब इसे सॉल्व कर लोगे log इसकी वैल्यू और 4 माइनस, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3.28। ठीक है, pH क्या आ गया 3.28 आ गया।
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 83 में एक रिएक्शन दे रखी है, एसिटिक एसिड जब LiAlH4 के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ कंपाउंड A बनता है, फिर यही कंपाउंड PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर B कंपाउंड बन रहा है, और यही B कंपाउंड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो C बनता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है C क्या होगा, तो आपको उत्पाद C की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखो LiH4 के साथ यहाँ रिएक्शन होती है जब एसिटिक एसिड की, तो ये अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, किसके साथ हो रही है यहाँ पर रिएक्शन, LiAlH4 के साथ, तो यहाँ पर जो A आएगा वो क्या आएगा, CH3CH2OH, ये क्या हो गया, A हो गया। अब यही A किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CH3CH2 और Cl। ठीक, इतना समझ में आया, ये बना। उसके बाद यही चीज फिर से ये B है, ठीक, यही चीज फिर से रिएक्ट करती है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है तो यहां पर बनता है इथाइलिन। ठीक है, क्या बनता है, इथाइलिन। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, इथाइलिन। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो बाकी के ऑप्शन यहाँ गलत हुए। इथाइलिन, ये क्या है, इथाइलिन है, यही हमारा कंपाउंड C है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जटिल यौगिक में कौन प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। अच्छा, प्रकाशीय समावयवता कब प्रदर्शित होती है, जब सिमेट्री हमारी कुछ सिमेट्री सेम ना हो, प्लेन सिमेट्री में ना हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि अगर हम इनका देखें तो सिस ट्रांस बनेगा तो ये इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता तो इसमें पाई जाएगी, पर यहाँ पर प्रकाशीय समावयवता के लिए ये सक्रिय नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर, नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 0.04 मोल आदर्श गैस से भरा एक पिस्टन 37.0 डिग्री सेल्सियस के स्थिर ताप पर 50 ml से 375 ml तक उत्क्रमणीय प्रसार करता है। इस प्रक्रम में 208 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, तो इस प्रक्रिया के लिए Q व W का मान क्या होगा। जहां पर आपको गैस नियतांक दे रखा है और ln 7.5 का मान दे रखा है। ऐसा क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, यहाँ पर -2.303 nRT और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग आपका ln क्या हो जाएगा यहाँ पर V2/V1। ठीक है, क्या हो जाएगा V2/V1। अब इसमें पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो फटाफट। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और वही इक्वेशन बाद में 7.5 बना रही होगी जिसका ln का मान यहाँ पर दे रखा है। अब देखो -2.303 n कितना दे रखा है 0.04, r कितना दे रखा है यहाँ पर 8.314 और T कितना दे रखा है, R पता है T। देखो 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना हो गया 7 3 10 0 7 3 10 11 1 और यहाँ पर 310। ठीक, तो ये आ गया 310 इंटू ln V2/V1। अब देखो ml में है ना तो इनको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.375 और ये कितना हो जाएगा 0.50। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये 7.5 बन रही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, 7.5 बन रही होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यही वैल्यू 2.01 हो जाएगी। अब इस पूरे को उठाकर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो वर्क आएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि W का मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो मान होगा वो 208 आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये किसमें आएगा, माइनस में। तो आंसर हमारा ये राइट होगा। अब ऊष्मा भी पूछी गई है, ये माइनस है, ऊष्मा क्या है यहाँ पर प्लस 208 हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें जो ऊष्मा है वो प्लस है लेकिन W माइनस है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ पर दिख रहा है।
ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 85 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻7 मोलर HCl का पीएच मान 7 से कम होता है। बिल्कुल सही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें यहाँ पर 10⁻⁻7 मोलर HCl का मान पीएच 7 से कम है। HCl क्या है? एक तरह का एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय सॉल्यूशन है। सही है। कारण कह रहा है HCl की बहुत कम सांद्रता पर जल के H+ आयन को योगदान के लिए लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी पीएच 7 से कम हो जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी कि आंसर क्या होगा? कथन भी ट्रू है, ठीक है, और यहाँ पर कारण भी ट्रू है, और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चल नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न यौगिक, यहाँ पर ये यौगिक दे रखा है, इसका सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर निर्जलीकरण करने पर पहले क्या प्राप्त होगा। निर्जलीकरण का मतलब क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब H2SO4 के साथ निर्जलीकरण कराते हैं तो वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो, रिएक्शन करवाओ। अगर आप यहाँ देखो, यही है सेम चीज, यहाँ CH3 लगा हुआ है और इधर लगा है CH2OH। ठीक, अब ये रिएक्ट कर रही है H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये यहाँ बना लेगी। अगर हम देखें यहाँ पर वही सेम चीज, सेम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पर भी CH3 बनेगा, और यहाँ पर एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा सा इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका उत्पाद हो जाएगा। अब अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। यहां से क्या हुआ, देखो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट 87 हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत है। 88 देखो, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, निम्न क्रम में Y क्या होगा। CH3COONH4 जब हीट किया जाता है तो हमें कंपाउंड X मिलता है। यही कंपाउंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, हीट किया जाता है, तो यहाँ पर Y उत्पाद हमें प्राप्त होता है, और आंसर ही यही पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम CH3COONH4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, अगर हम हीट करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा CH3CONH2, यानी कि ये हो गया X। ठीक, अब यही X किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यही X रिएक्ट कर रहा है P2O5 के साथ, तो यहाँ पर हमें मिलता है CH3Cl। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 82 का सेकेंड ऑप्शन, 88 का डन। तो 88 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। समझ आया इतना, तो इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रिया के सेट में एनिलीन उत्पाद D देगा। यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन कराई जा रही है, सबसे पहले NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिला, A कंपाउंड। फिर वही कंपाउंड CuCN के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे हमें कंपाउंड C मिलता है। फिर यहाँ पर इसका नाइट्रीकरण करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है D क्या होगा। तो सबसे पहले C6H5NH2 ये रिएक्ट करता है NaNO2 के साथ, तो यहाँ पर बनाता है डाईएचोनियम। ठीक है, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ बनता है, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा C6H5 सेम ये ही रहेगा, और N2+Cl- ये बन जाएगा। तो ये कौन सा उत्पाद है, ये उत्पाद है आपका A। यही उत्पाद फिर से रिएक्ट किया किसकी उपस्थिति में, CuCN की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है यहाँ पर C6H5Cl। ठीक, ये क्या बन गया B।
अब इसका क्या कराया गया, हाइड्रोजनीकरण कराया गया। इसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाएगा तो यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, C6H5CH2 और NH2 ये बन जाएगा। फिर इसका क्या किया गया, नाइट्रीकरण कराया गया। क्या कराया गया, नाइट्रीकरण कराया गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाइट्रीकरण से यहाँ पर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, C6H5CH2OH, ठीक है, C6H5CH2OH। तो ये क्या हो गया, डी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो क्या होगा, यहाँ पर C6H5CH2OH, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस नोट डाउन कर लो, ए से लेकर, ये ए है, फिर ये बी बना, ठीक है, फिर ये सी बना और सी से फिर ये डी बना। ठीक, उत्प्रेरक याद रख लेना, यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण कराया गया है। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों की अम्लीयता का घटता हुआ क्रम बताओ। यहाँ पर ये यौगिक दे रखे हैं, इनकी अम्लीयता का घटता क्रम बताना है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो अम्लीयता के क्रम को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, और जो जितना ही विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो उतना ही बढ़ाता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखो, फर्स्ट वाले में -I इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक, और इसके बाद वाले में +I लग रहा होगा, इसमें -M और -I लग रहा होगा, ठीक, क्योंकि NO2 है। सेकेंड वाले में, इसके बाद फोर्थ वाले में लग रहा होगा +I। ठीक, डन, इतना समझ भी आया। यहाँ पर लग रहा होगा +M। अब इस हिसाब से, इसी सीक्वेंस के हिसाब से इसे क्या कर लो, अरेंज कर लो। यहाँ पर -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है आपका +I लग रहा है, थर्ड वाले में लग रहा है -I और +M, -M, फोर्थ वाले में लग रहा है +M इफेक्ट। तो इसके हिसाब से जब आप सीरीज अरेंज करोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का। सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का, क्योंकि यहाँ पर दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें घटता हुआ क्रम देखना है, तो थर्ड हो जाएगा, फिर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फिर आ जाएगा -I, फिर उसके बाद आएगा आपका जहां पर +I लग रहा है, उसके बाद +M सबसे लास्ट में। तो इस हिसाब से थर्ड वाला ऑप्शन ही है हमारा जो अम्लीयता के घटते हुए क्रम को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट, ये अगर आपको इफेक्ट्स याद हैं तो इस हिसाब से हम अम्लीयता का क्रम निकाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट 91 निम्न में से किस एक का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm होगा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है, क्या होता है यहाँ पर n+2। ठीक है, n+2 होता है। ठीक है, अब देखो चुंबकीय आघूर्ण का मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 1.73 दे रखा है, इज इक्वल्स टू n+2। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, जनरली क्वेश्चन से पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण बताओ, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें यहाँ प्राप्त होगी वो हमें कंपेयर करना है अपने ऑप्शन से, जिसमें जितने होंगे उस हिसाब से हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये रूट हटाओगे, यहाँ पर स्क्वायर लग गया। ठीक, क्या बचा n, और ये बन गया आपका n+2। ठीक है, n+2। ठीक, अब देखो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे n की, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अप्रोक्स। ठीक, यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 1 आनी चाहिए। वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो हर एक को अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 1 होगी, बाकी में नहीं मिलेगी। तो यही आपका राइट आंसर है। तो 91 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 92 में देखो, जैसे अभी हमने अम्लीयता का घटता क्रम देखा था, वैसे ही क्षारीयता का बढ़ता क्रम देखना है। यहाँ पर यौगिकों की क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। कैसे, देखो
सबसे, अगर हम कम की बात करें, बढ़ते हुए क्रम की बात करें, तो सबसे कम होगा सेकेंड वाला हमारा जो है, ठीक। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर हम क्रम की बात करें तो यहाँ पर थर्ड वन होगा, ठीक है। थर्ड वन सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट, और सबसे लोएस्ट कौन होगा, सेकेंड वन। जैसे अभी अम्लता का क्रम निकाला, उसका जस्ट अपोजिट हम क्षारीयता का बढ़ता क्रम देख सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट 93 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है नाइट्रीकरण कराने पर निम्न में से कौन सा यौगिक पर्याप्त मात्रा में मेटा उत्पाद बनाता है। मेटा उत्पाद की अगर हम बात करें तो नाइट्रीकरण जब हम करा रहे हैं तो जो हमारा NH2 ग्रुप है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ये पर्याप्त मात्रा में मेटा उत्पाद बनाकर देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 93 का आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन देखो, दुर्बल अम्ल दे रखा है जिसके pKa का मान कितना है, 3.2 है। ऐसे ही दुर्बल क्षार दे रखा है जिसके pKb का मान कितना है, 3.4। ये कह रहा है कि जो लवण बन रहा है AB, उसके विलयन का pH बताओ, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, 1/2 14 प्लस pKa माइनस pKb, ठीक है। अब मान रख दो इनके डायरेक्टली, तो यहाँ पर जब मान रखोगे 1/2 14 प्लस 3/2 माइनस क्या हो गया 3.4, ये 0.2 समथिंग मिलेगा आपको, ठीक, 1.2। अब देखो यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो pH आएगा, जब कैलकुलेट करोगे इसे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका 6.9 समथिंग आएगा। कितना आएगा, 6.9। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, यहाँ पर रिएक्शंस दे रखी है और उनकी रिएक्शन की इंथैल्पी यहाँ पर दे रखी है, सबके मान दे रखे हैं ऑलरेडी। फर्स्ट जो रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसकी इंथैल्पी यहाँ पर क्या है, -3.93.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ऐसे ही यहाँ पर वाटर के लिए जो है उसकी क्या है, -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। सेम यहाँ पर मिथेन के लिए क्या है, प्लस का 890.3 किलो जूल मोल यहाँ पर इनवर्स हो जाएगी। तो पूछा क्या गया है, इस समीकरण के लिए डेल्टा H नॉट का मान 298 केल्विन पर क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखो जो भी इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक, इसे सेकेंड, यहाँ पर इसे थर्ड मान लो और इसे फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दिया, ठीक, प्लस क्या करना है आपको, जो इक्वेशन 2 है प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 कर देना है, ठीक। अब इक्वल टू में आपको क्या करना है, आपकी इक्वल टू में रिएक्शन कौन सी है, इक्वेशन 4 है, बस। अब यहाँ पर जिनके मान दे रखे हैं वही पुट कर दो, सीरियल वाइज यही मान अगर पुट कर दोगे, यानी कि डेल्टा आर H1 मान लो इसे, प्लस डेल्टा आर H3 के लिए है यहाँ पर, ठीक है, इतना हो गया, प्लस कितना है यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा आर H2 मान लो इसे, यानी कि सेकेंड वन के लिए, और इक्वल टू क्या कर दो, डेल्टा H, ठीक, यही तो पूछा जा रहा है फोर्थ के लिए। तो यहाँ पर सेम यही पर वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। डन, इतना समझ में आ गया। 96 कह रहे हैं निम्न में से किस नाइट्रोजन परमाणु का संकरण sp होगा। तो इसका आंसर है NO2+। कैसे, देखो इसका जो यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये, ठीक। तो इसका जो शेप होगा, अगर हम देखें ये प्लस है तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा, और लीनियर के लिए क्या होता है, sp संकरण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट 97
97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि ताप परिवर्तन 300 केल्विन से 310 तक कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग जो है दोगुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा यानी कि EA पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, इसका मान क्या होगा? आपको R दे रखा है, log 2 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर आपको पता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? EA अपॉन 2.303 R। ठीक, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपॉन में यहाँ पर T1 टेम्परेचर की बात हो रही है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिफर कर रहा है, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ये आपको निकालना है, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है। ठीक है, 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर मान दे रखा है कि ऑलरेडी बोला है ना वेग दोगुना कर दिया गया, तो यहाँ पर इसे 2 कर दो, वैल्यू रख दो 0.301। ये आपको फाइंड आउट करना है, इसका मान ऑलरेडी ये दे रखा है, ये पुट कर दो। टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर आप पुट कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 97 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। फर्स्ट वन हो जाएगा 53.6 किलो जूल मोल इनवर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न कार्बोधनायन के स्थायित्व का सही क्रम बताओ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा थर्ड वाला होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन वगैरह देखो यहाँ पर है, थर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, ठीक, तो फर्स्ट हो जाएगा, देन सेकंड हो जाएगा। तो यही आपका स्टेबिलिटी का क्रम होगा, यानी कि जो कार्बोधनायन का स्थायित्व का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? थर्ड का पहला होगा। तो यानी कि ये तो ऑप्शन कट गए, बचा कौन? फर्स्ट और फोर्थ। तो उसके बाद आ रहा है सेकंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रिया में x, y और z का मान क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पर x, y और z के मान पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को आप बैलेंस्ड करोगे तो आपको x का मान यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस y का मान आपको 5 मिलेगा तो C2O4 2 माइनस प्लस z का मान आपको 16 मिलेगा तो 16H प्लस, और यहाँ पर क्या बन रहा होगा? यहाँ पर 2Mn प्लस 2 प्लस 2y है, यानी कि यहाँ पर 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर कितना है? 16/2 यानी कि 8H2। तो जो बैलेंस्ड रिएक्शन आपको मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2, 5 और 16। बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी के क्रमशः 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, इनमें किसके लिए जो हमारा E0 M3 प्लस और M2 प्लस का मान होगा वो अधिकतम होगा? किसके लिए? अब देखो ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? उच्चतम अपचयन विभव। ठीक, अब लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो उच्चतम विभव होता है, अपचयन विभव होता है, वो क्या होता है? बढ़ता है। पर कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कहीं कहीं अपवाद भी हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा, अगर हम CO+2 की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन विद CO3+ से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ वन, कोबाल्ट के केस में ऐसा होगा। ठीक है, कोबाल्ट के केस में ऐसा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 100 का फोर्थ नंबर का आंसर यहाँ पर डन। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? चलो, तो यानी कि जो हमारे 51 to 100 क्वेश्चन थे 100 तक के, उन सबका पेपर डिस्कशन यहाँ पर हो चुका है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।